शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मंच पर आ चुके हैं जिनके बारे में इन लाइनों से आप समझ सकते हैं कि जब भी लखनऊ में आप आएं तो ये कह दें मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और राजनीति की दुनिया में ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, लेकिन शब्दों का कटाक्ष ऐसा कि बड़े बड़े सूरमा भी चित खा जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। उत्तर प्रदेश की ये जो सोशल इंजीनियरिंग का राजनीति का रसायन है उसमें आप पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मेरा ये सवाल है, 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी है। 4 सीटों पर आप लोगों ने ओबीसी चेहरे आगे बढ़ाए हैं केशव मौर्य के फॉर्मूले के तहत, तो जातिवाद वाली पॉलिटिक्स पर बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको उचित अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। और चाहे टिकट वितरण जब भी हुए हों, आप हमारे टिकटों की सूची उठा करके देखेंगे तो समाज का कोई भी हिस्सा, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गड्ढे में पड़ा है, नीचे है, राजनीति की मुख्यधारा में नहीं है, उसको भी मुख्यधारा में ला करके खड़ा करो। यानी गड्ढे में जो है अपना हाथ आगे बढ़ाओ, जो नीचे है वो अपना हाथ ऊपर उठावे और लाके बराबरी पर खड़ा करो। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। इसी के अंतर्गत जो 9 सीटों में इस समय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, उसमें अधिकांश हमारे कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है। और 9 की 9 सीटों पर हमें पूरी उम्मीद है, 1-2 सीटों की बात मैं नहीं करता हूं कहीं ज्यादा लड़ाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। कौन से मुद्दे पर उपचुनाव में वोट पड़ेंगे? सुशासन के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर। मुद्दे तो हमारे पास अनेक हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, लेकिन अखिलेश यादव 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद उनका उत्साह बिल्कुल अलग ही अंदाज में सामने आ रहा है। थोड़ी देर पहले इसी मंच पर वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा, 27 के सत्ताधीश वही बनेंगे। देखिए, 27 के सत्ताधीश तो छोड़िए, वो 47 के भी सत्ताधीश नहीं बनेंगे। और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार की वापसी के साथ, वह भी 2014 जब हम पहली बार वहां पर आए थे पूर्ण बहुमत से, उससे बड़ी विजय के साथ तीसरी बार जब हमारी सरकार बनी, तो यह स्पष्ट संदेश है कि भाजपा जहां एक बार सरकार में आती है वहां बार बार सरकार में आती है। विकसित भारत के लिए 2047 कट ऑफ लाइन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो 47 तक तो श्री अखिलेश यादव जी जरूर बयान देंगे, भाषण देंगे। एक चुनाव में गुमराह करके कुछ सीटें उनको जरूर मिल गई, वह झूठ का जो पुलिंदा था वो सबके सामने आ गया। श्री राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के इन्होंने संविधान, आरक्षण और फर्जी पीडीए, जिसमें असलियत है ही नहीं। अब वो तो पीडीए को लेकर अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पीडीए से हारे हैं, पीडीए से हराएंगे। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके परिवार का विकास एक सूत्री उनका एजेंडा है। गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास, किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र के माफिया हों, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, भर्ती माफिया हो, नकल माफिया हो, जो भी माफिया होंगे उसकी रिश्तेदारी समाजवादी पार्टी से रहती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, लाल टोपी और समाजवादी पार्टी के लोग जो जालीदार टोपी या दोनों पहन करके जो समाज के बीच में जाते हैं, उसमें समाज में जब भय का वातावरण पैदा होता है तो इनके गुंडों के कारण पैदा होता है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में जैसा सुशासन है, जैसी सुरक्षा है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, उसके सामने समाजवादी पार्टी का तो खाता नहीं खुलना चाहिए था। लेकिन उनकी गुंडागर्दी, चूंकि गुंडे ही उनके पास और कुछ है ही नहीं। वो मंच पर आकर बार बार बहराइच का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, देखिए बहराइच में दंगा हो गया, उनके ये शब्द थे। दूसरी तरफ इसी लखनऊ में जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहां पर पुलिस हिरासत में युवकों की मौत का मामला भी वो उठा रहे हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है क्या? नहीं, सरकार गंभीर है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटी है, वो कहीं पर भी घटे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वह भी पुलिस अभिरक्षा में, तो वह चिंता की बात है। सरकार उसको लेकर के गंभीर है, जांच कराएंगे, जो भी उसके दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के पास
न तो दंगों के मामले में, न कानून व्यवस्था के मामले में बोलने का उनके पास नैतिक बल नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। वह 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं। दंगा मुक्त प्रदेश हमारी सरकार ने बनाया है। दंगा युक्त सरकार प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया है। गुंडों का राजनीतिकरण श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। पुलिस ने अगर कहीं कुछ गड़बड़ किया है तो हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं मैं मानता हूं कि यह दुखद है, गलत है और ऐसे परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। उसकी सच्चाई सामने ला करके जो भी दोषी हैं कठोरतम कार्रवाई करेंगे। आप लोग दंगा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, वो कह रहे हैं लखनऊ से पास में ही है बहराइच, वहां पर देखिए दंगा हो गया और सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। मैंने कहा लाल टोपी और सपा वाले कुछ जालीदार टोपी पहन करके अंदर आ जाते हैं, तब ये समस्या पैदा होती है। लेकिन अपराध के मामले में धर्म या जाति का चश्मा क्यों देखना? अपराधी तो अपराधी है, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखे। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के अपराधी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते जन्मजात हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी का साथ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई छोड़ दें, उस दिन समाजवादी पार्टी उसी दिन समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। यहीं पर अखिलेश यादव थे, उनकी ओर से दंगा मुक्त प्रदेश जिसका आप लोग दावा करते हैं उसको लेकर सवाल पूछे गए। आप लोग लगातार कहते हैं कि अपराधियों को हम लोगों ने भगा दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश हो गया। तो वो पूछते हैं कि हर रोज चाहे अखबार हो, चाहे चैनलों की हेडलाइंस हो, वो उत्तर प्रदेश की घटनाओं से क्यों पटी पड़ी रहती हैं? वो आप लोगों पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे जो बिल में घुसे थे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फिर बिल में भेज दिया जाएगा। लेकिन 2024 में जिस तरह के नतीजे सामने आए वो बीजेपी के लिए अप्रत्याशित रहे। कहां आप लोग 70 से ज्यादा सीटों की हुंकार भर रहे थे और कहां आप लोग 30 के आसपास सिमट गए। उन गलतियों से आप लोगों ने क्या सबक सीखा? उस गलती क्योंकि से सबक, पीडीए अखिलेश यादव का जैसा भी रहे उसको लेकर आप लोग कोई भी दावा करें, लेकिन वो उनके लिए काम कर गया। उसी गलती से सबक सीख करके हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और श्री अखिलेश यादव जी को हरियाणा, अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी के जितने भी दोस्त रहे होंगे उनके गठबंधन के, सब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। लेकिन जब वहां पर 8 अक्टूबर को मतगणना हुई तो वहां कमल खिल गया, सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का। आप लोगों को जलेबी खाने का मौका मिल गया। जलेबी तो खिलाने का मौका मिल गया हम लोगों को। अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर वो आप लोगों को एक्सप्रेस वे पर घेर रहे हैं कि इनको तो उस बारे में जानकारी नहीं होगी। ये बुंदेलखंड का उठाकर देख लीजिए, पूर्वांचल का उठाकर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कितना खराब है उसका। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो दावा उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है, वो इसको लेकर भी पूछ रहे हैं। इन लोग को तो आंकड़े भी नहीं पता होंगे चित्रा जी, इंडियन रुपीज में। श्री अखिलेश यादव जी को मैं याद दिला रहा हूं एबीपी के इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से। 2014 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। 60 से अधिक सीट जीतने का दावा किए, चारों खाने चित हो गए और भाजपा गठबंधन ने 73 लोकसभा सीटें जीती। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। चुनाव हुआ, 325 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीता। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी हारी थी कि भाजपा हारी थी? 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए गठबंधन तक कर लिया, लेकिन हम 64 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक अंतर से विजय प्राप्त किए। तो वह समाजवादी पार्टी हारी थी, क्षेत्रीय पार्टी हारी थी कि राष्ट्रीय पार्टी हारी थी? 2022 में श्री अखिलेश यादव जी से आपने भी किसी मंच पे बात किया था, मैंने सुना था, वो कहे हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब 400 से अधिक सीटें जीतते जीते 100 पार करने में उनको नानी याद आ गई। तो जब 14 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने दुष्प्रचार का सहारा लिया। संविधान के लिए जो स्वयं खतरा बने हुए हैं, वो संविधान खतरे में बता करके लोगों को गुमराह किया। आरक्षण को खतरे में बना करके जो पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तक समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर सरकार थी, एक भी युवा को नौकरी बिना पैसा दिए प्रतिभा के आधार पर नहीं मिलती थी। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी तो महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ी थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। मैं जानता हूं, मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था 17 में, जब इनकी सरकार थी, 16 में बना था, तो मैं प्रदेश के अंदर घूमता था। कई पुलिस थानों में, चौकियों में रात के पुलिस ताले लगा करके शहरी पुलिस लाइन चली जाती थी शहर में। ये मैंने पूछा ये क्यों चले जाते हैं? कहते रात में इनको खतरा है,
मैंने कहा जिस अखिलेश यादव जी के शासन में उस प्रदेश की पुलिस को मतलब वहां सपा के गुंडों से खतरा है, सपा के समर्थकों से खतरा है, तो फिर कौन सुरक्षित है? दंगा माने खिलवाड़ हो गया था। दंगाइयों का संरक्षण इतना था कि सरकारी जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठा करके उनको मुख्यमंत्री आवास में ठहराया जाता था। जब इतने सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप लोगों के पास हैं, आप सुशासन का दावा कर रहे हैं, फिर बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाने की क्या जरूरत हुई? देखिए, ये नारा नहीं है, ये विपक्ष का भय है। हम तो सबको एकजुट करके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुझे याद है जब हम 2017 में ऐतिहासिक विजय 5 राज्यों में प्राप्त किए थे, तो उन्होंने ये कहा था केंद्रीय कार्यालय से देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है हमें उनका भी ख्याल रखना है, और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है हमें उनका भी ख्याल रखना है, और विकास की संपूर्ण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हम देने का काम किए हैं। इसलिए हम तो सबको जोड़ करके चलते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी और इनके मित्र राहुल गांधी जी से, क्या केवड़िया में जो देश भर के सरदार पटेल जी के राष्ट्र के प्रति योगदान का सम्मान करते हुए लौह संग्रह करके विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्री अखिलेश यादव जी, या इनमें से कोई नेता उनके चरणों में पुष्पांजलि करने के लिए गया है क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस ये भाजपा का एकता दिवस है। ये तो उस राष्ट्र के महानायक के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का काम है, और ऐसे मामले में भी विरोध। वो लोग तो अयोध्या भी नहीं गए हैं दर्शन के लिए, लेकिन अयोध्या की जनता ने तो उनको अपना आशीर्वाद दे दिया, उन पर ज्यादा भरोसा किया आप लोगों के मुकाबले। देखिए, जीते हैं, उनको विजय मिली है, हम इसको स्वीकार करते हैं, वहां हमारी जीत नहीं हुई है, लेकिन गुमराह करके इन्होंने बहुत मतलब वोटरों को गुमराह करके, मतलब बरगला करके कुछ सफलता प्राप्त की है। अन्यथा समाजवादी पार्टी की हैसियत 5 सांसद 50 विधायक की है उत्तर प्रदेश में। यूपी लोकसभा में हार के क्या कारण रहे? समीक्षा में क्या निकलकर सामने आया? समीक्षा में यही निकला है कि दुष्प्रचार का सहारा इन्होंने लिया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उनको मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत विकसित भारत बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जब सभी क्षेत्रों में हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो दुनिया की बहुत सारी शक्तियां लगी थी, और वो शक्तियां भाजपा के साथ नहीं लगी थी। भाजपा न जीते, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बने, इसके लिए लगी थी, और इनके पीछे लगी थी। उसका बहुत कुछ हम लोगों को मालूम है, लेकिन अब इनको विजय मिल गई है। इतनी बड़ी भी विजय नहीं मिली है कि यह इतना अहंकार पैदा हो जाए, लेकिन उस विजय की हवा, यानी गुब्बारे में हवा जो भरी थी, हरियाणा से निकलना शुरू हो गई। अभी महाराष्ट्र में निकलेगी, झारखंड में निकलेगी, यूपी के उपचुनाव में निकलेगी। अरे कब तक आप सामने वाली पार्टी को ही बताते रहेंगे कि उनकी वजह से हम हार गए? खुद की गलती भी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? हमें स्वीकार है। हम तो बीजेपी के भीतर क्या गुटबाजी की स्थिति थी? आप तो खुलकर बोलते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, अपनी सरकार के खिलाफ ही हम लोगों ने कई बार देखा है, बेबाक तरीके से आप अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के भीतर क्या वो एकजुटता की कमी महसूस की जा रही थी? कुछ चेहरे आगे बढ़ रहे थे जिसको लेकर पार्टी बहुत असहज थी। बहुत सारी बातें हैं ना, ये सब संविधान बदल देंगे, ये वाले बयान भी आपकी पार्टी के कई नेताओं की ओर से दिए गए, तो सारा ठीकरा विपक्ष पे क्यों फोड़ना? संविधान बदलने का देखिए क्या हुआ, ये नैरेटिव जो सेट किया विपक्ष ने, आरक्षण में कोई बेईमानी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जहां बेईमानी हुई है उसकी जो अधिकारी गड़बड़ की हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए गए, कार्रवाई की गई है, और हर जो आरक्षण के अधिकारी हैं, जो जिनको मिलना चाहिए वो दिया गया है, देश में भी, प्रदेश में भी, और आगे भी दिया जाएगा। लेकिन दुष्प्रचार ज्यादा देर तक नहीं चलता है। दुष्प्रचार अगर इनका चल पाता, टिक पाता, तो हरियाणा में हम विजय नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया गया था उसमें ऐसा कि हम किसान विरोधी हैं, हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, हम आरक्षण में गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे कारण संविधान खतरे में पड़ रहा है। तो हरियाणा में विजय के साथ यह जो दुष्प्रचार था उसकी हवा निकाल दिया वहां की जनता ने। लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी डाउन चल रही थी,
मायूसी थी बीजेपी खेमे में। हरियाणा ने उसमें बिल्कुल, आप भी हरियाणा होकर आए जिस दिन शपथ ग्रहण था, हम लोगों ने देखी थी वो तस्वीरें, गृह मंत्री जी से बातचीत भी आप लोग कर रहे थे। हरियाणा ने जोश भर दिया है। निश्चित तौर से जोश भरा है और उस जोश में होश रखते हुए हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड में भी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी तैयारी मजबूती से किए हैं और यहाँ पर भी ऐतिहासिक अंतर से विजय। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं लड़ेंगे, अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर कटेंगे, इस तरह की भाषा जब बोलते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज कही जाती है कि फिर पिटेंगे। अखिलेश यादव जी भी बोल कर गए हैं, शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने कहा कि अराजक मानसिकता के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी के शासन वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो ये समझ ले कि उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, 9 सीटों पर उसका असर दिखेगा। निश्चित तौर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम दूसरे कार्यकाल में शानदार काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पहले कार्यकाल में काम किए, इसलिए दूसरी बार हम सरकार में आए। केवल एक लोकसभा चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें, उसमें भी वोटों का इतना बड़ा अंतर नहीं है। बहुत छोटे छोटे अंतर से हमारे कई, जैसे सलेमपुर लोकसभा है, धौरारा लोकसभा है, जैसे हमारी हमीरपुर लोकसभा है, यहाँ 5000 के अंदर हमारे अंतर से हमारे प्रत्याशी हार गए चुनाव। लेकिन एक आंवला सीट है, लगभग 10,000 के अंतर से हार गए। कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो हम बहुत छोटे अंतर से, नो डाउट इसमें थोड़ा अति आत्मविश्वास था कि भाजपा की तो आंधी चल रही है, हम लोगों को भी लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर ये जो खेल हो रहा था उसको हम लोग उस समय नहीं समझ पाए, और जब समझे, लोगों तक बात पहुंचाए। आप देखिएगा उपचुनाव का परिणाम आपको दिखाई देगा। उस उपचुनाव में जो इन्होंने गुमराह किया है, जो झूठ बोला है, दुष्प्रचार किया है, उसका जवाब जनता ही देगी। अब इस उपचुनाव में भी आपको करहल पर अखिलेश जी के परिवार से ही व्यक्ति को उतारना पड़ा। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, और जब चुनाव आते हैं तो वो भी झांक कर देख लेती है कि देखिए भाई समाजवादी पार्टी में कोई है तो नहीं जिसके जरिए अपनी नैया पार लगा। विषय ये नहीं है, वहां के समीकरण ऐसे हैं जहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, हम अगर अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो मीरापुर से हमने किसको लड़ाया? मिथिलेश पाल जी हैं। हम बगल में कुदर की सीट है, वहां से किसको लड़ाया? तो वहां ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं। इससे अच्छा सामाजिक समीकरण क्या होगा? सबको अवसर दिया गया, सम्मान दिया गया, सब परम उत्साह के साथ लगे हुए हैं और विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, ये उपचुनाव जो है यहाँ पर ये जो जोड़ी है लड़कों की, अखिलेश यादव राहुल गांधी, उनको लड़के मत कहिए, उनको लड़के नहीं बोलिए। अगर आप उनको अभी लड़के कहेंगे, जिनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आप उनको कहिए दो सपा अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जोड़ी कहिए तो ठीक है। अभी ये लड़के कहना मुझे लगता है उचित नहीं। ये उन्हीं का ये हमारे युवा नारा था, इस वजह से मैंने आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो युवा पीढ़ी के, उनको लगेगा कि बुड्ढों को अगर लड़के कहेंगे, 50 साल के ऊपर वालों को लड़के कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये जो जोड़ी है जिसकी वजह से आप लोग मात खा गए 2024 में, अब ये बड़े जोशो खरोश के साथ 4-1 से हम 27 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार 4-1 से हम लोग आगे हैं। आप समझिए, हम 4 चुनाव में, आप 14, 17, 19, 22 4 में मात दे चुके हैं और थोड़े अंतर से हम 24 में पीछे रह गए, तो ये कैसे मात दे सकते हैं? आप 27 में देखिएगा, हम फिर 2017 दोहराएंगे। मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं आपके और योगी जी के रिश्ते को लेकर, आर्टिकल छपते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, अभी रिश्ते कैसे चल रहे हैं? अरे मेरे आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक अभी वाराणसी में हम लोग थे, उन्होंने कहा कि आदरणीय योगी जी, केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, तीनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश का शानदार विकास कर रहे हैं। हमारे सर्वोच्च नेता ने ये बात कही है और हम सब तीनों लोग मिलकर के, पूरी सरकार के लोग मिलकर के, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल करके उत्तर प्रदेश को एक नए शिखर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, विकसित प्रदेश बनाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी इस स्टूडियो पे आने के लिए और एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन में बेबाक तरीके से अपनी बातचीत करने के लिए। इनका ये कहना है कि जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके जरिए क्या उपचुनावों में मिलेगा इस पार्टी को मेवा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।